Hello everyone, today our topic is type of magnetic substance। कौन substance मतलब external magnetic field में किस तरह से बिहेव करता है या किस में उसका magnetic field होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है वो, या किस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होता है, उसके बेस पे हमने सब्सटेंस को 5 पार्ट में बांटा हुआ है। ये वाले जैसे जैसे सबसे पहले देखें ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। भाई ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस क्यों होता है? जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो में से न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ऐसे एक तो ऑर्बिटल मोशन होती है उसकी, एक अपने एक्सिस के अराउंड मोशन होती है, उसका ऑर्बिटल मोशन को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, और जो एक्सिस के अराउंड बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पिन मोशन, है ना। स्पिन मोशन की वजह से होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल की वजह से होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो ये वाली और एक अपने एक्सिस पे घूमते हैं। इन दो की वजह से होती है। तो जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड पर इनको लगाते हैं, इनको बाहर से अप्लाई करते हैं, तो इनका रिवोल्यूशन होता है। वैसे रिवोल्यूशन तो ये पहले भी कर रहे होते हैं, तो इनके जो जैसे रिवोल्यूशन कर रहे हैं, कोई भी चार्ज आगे रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होता है तो एक उसका हर एक करंट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे इंटरेक्ट करेगा, या तो उसके सी की डायरेक्शन में जाएगा या उससे अपोजिट होगा। हाँ, तो उससे मतलब तो उस बेस पे वो सब सब्सटेंस का अपना अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। कोई मतलब उसके जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर वाले के साथ उसकी क्या इंटरेक्शन है, उसके बेस पे हमने सब्सटेंस को डिवाइड कर रखा है। तो सब्सटेंस होते हैं 5 टाइप के, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये 5 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहला हमारा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बात ऐड कर लो जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये कैसे देखोगे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो वो मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के वो फिर ऐसे आपको देखना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके बेस पे फिर आप देखोगे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड करके। तो अगर वो सभी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सब्सटेंस होंगे डायमैग्नेटिक, है ना। those substances which are weakly magnetized। ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे, मतलब उनके, और फिर इनका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटाइज होने का वो अपोजिट होगा। जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इनमें प्रोड्यूस होगा। तो इनको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मतलब इनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे एक तो ऑर्बिटल मोशन होती है, एक एंगुलर मोमेंटम जो स्पिन मोशन होती है। ऑर्बिटल मोशन भी 2 टाइप से हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और स्पिन मोशन भी ऐसे 2 टाइप से हो सकती है। इस केस में क्या होता है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो दोनों का मतलब कैंसल आउट हो जाता है ना। जो वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इस एटम इनमें 0 होता है ना। जिनमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इनमें जो ऑर्बिटल मोशन भी होता है वैसे तो, और एंगुलर जो स्पिन मोशन भी होता है। लेकिन जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इसका होगा ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन, एक इसका होगा स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन होगा। इन दोनों का होगा, इन दोनों की वजह से होगा, लेकिन इन दोनों का जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगा। हाँ, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है इन दोनों का, मतलब पूरे एटम का, वो 0 होगा, है ना। पूरे एटम का 0 होगा जब इनको जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। वैसे तो इनका मतलब रिजल्टेंट तो 0 होगा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं कर रखा। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनमें कुछ इंड्यूस ईएमएफ होता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोन मोटिव फोर्स, मतलब एक टाइप से चार्ज ही प्रोड्यूस हो जाता है उनमें। हाँ, तो मतलब ये होता है कि भाई जब बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस मतलब लगाया, तो जो मतलब एक पहले तो दोनों डायरेक्शन में मोशन इक्वल हो रहे थे, जो दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट थे वो इक्वल थे ना, जो कैंसल आउट करे थे एक दूसरे को। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा देंगे
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन वन डायरेक्शन इज इंक्रीज एंड दोज रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब ये हो जाता है बाहर से अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद जो एक डायरेक्शन में घूम रहा ना इलेक्ट्रॉन, उसकी मतलब स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब है ना, एक की इंक्रीज हो जाएगी और दूसरे की उससे कम रह जाएगी, फिर जो उनसे की ज्यादा हो जाएगी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, है ना। तो फिर मतलब एक की वजह से ज्यादा हो रहा है और दूसरे की वजह से कम हो रहा है, तो मतलब एक रिजल्टेंट कुछ निकल के आएगा उनका, है ना। तो उस रिजल्टेंट की वजह से उनमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेंगे। जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो जो होगा वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट होगा। इन सब्सटेंस में जो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इन सब्सटेंस के मतलब अपोजिट होगा। हाँ, तो इस टाइप से हमने देखा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वैसे क्या देखा हमने, वैसे तो मतलब जीरो होता है इनका, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक का अगर ऊपर जा मतलब एक का कुछ है तो उसका दूसरे का बिल्कुल उसका उल्टा होगा, है ना। लेकिन जब हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक साइड वाला है उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है ना। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, इंड्यूस मतलब इंड्यूस ये होता है कि हम मान लो हमने बाहर से ये लगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जो इसकी साइड है या तो उसका मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना। मतलब ये मान लो कि भाई एक की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर उनका रिजल्टेंट कुछ निकल के आएगा, है ना। रिजल्टेंट कुछ निकल के आएगा तो उसकी वजह से जो है इनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे हैं अगर उसको हटा लेंगे तो दोबारा से फिर वो जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या है, जब अगर हमने इनमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीरो ही रहेगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एवरी एटम इज जीरो, है ना। हर एक एटम का जीरो होता है। दीज आर मतलब हर एक एटम का जीरो ही होता है ना, क्योंकि मतलब एक जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनकी जैसे हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। जो वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वे मतलब रिपेल किए जाते हैं। और when placed in non-uniform magnetic field they tend to move from strong to weaker part, है ना। स्ट्रॉन्ग से वीकर पार्ट में जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पार्ट है वो तो ज्यादा रिपेल करेगा और वीकर वाला कम करेगा, तो स्ट्रॉन्गर वाला ज्यादा रिपेल करेगा तो स्ट्रॉन्गर वाले से दूर भागेंगे, है ना। इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट वीकली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड, है ना। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो उसके में वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, जो मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वो मतलब मैग्नेटाइज हो गए। When a rod of diamagnetic substance is placed in a uniform magnetic field, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है ये मान लो ये रोड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की है और हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो फिर ये क्या करेगा, जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आ जाएगी ये रोड, और जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इससे दूर भागेंगी, है, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है ना, ये सब्सटेंस इनकी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है, तो वो इससे दूर भागेंगे। तो जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इससे इसके बाहर से ऐसे पास होंगी जैसे दिख रही है ना। For diamagnetic substance, magnetic susceptibility is negative. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक टाइप से देखो तो ये होती है कि भाई कितने अच्छे से वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर मतलब रोक के रख सकता है कोई भी सब्सटेंस। अगर वो कोई ज्यादा अच्छे से मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रही है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर नहीं हो रही है तो वो उसकी नेगेटिव हो गई। अब ये तो दूर भगा रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। वे इसको हम आगे भी पढ़ेंगे ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। In the absence of external magnetic field, the net magnetic moment of diamagnetic is zero। ये तो हमने देखा ही था, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो होगा। ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लूज देयर मैग्नेटिज्म, है ना, और इनका मैग्नेटिज्म जो है वो जीरो हो जाएगा अगर हम बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे। इन ए वॉच ग्लास, देखो इसमें कोई डायमैग्नेटिक लिक्विड है और इसको हमने किसी ऐसे मैग्नेट पे रखा तो इस टाइप का शेप आएगा, क्यों, देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये
ये साउथ पोल है मैग्नेट का, तो जहां जहां पे मैग्नेट है वो वहां से उसको रिपेल करेगी, तो यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, जहां जहां मैग्नेट है यहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेट है और यहाँ पे मैग्नेट है, वहां से ऊपर उठ जाएगा, यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ से नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि जो मैग्नेट है वो उसको रिपेल करेगी, दूर भगाएगी, ऊपर उठा देगी, और बीच में कोई मैग्नेट नहीं है तो वहां पे नीचे आ जाएगा वो। तो इस टाइप से देखा हमने डायमैग्नेटिक। अगला होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में कौन क्या होता है, जिनमें कोई भी अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, है ना, या तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या पेयर्ड भी हो, या और अनपेयर्ड भी हो, है ना। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी एक, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस मतलब रखते हैं, इसका मतलब डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल उल्टा है इसमें। तो उसमें तो क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है डायमैग्नेटिक की, उसका अपोजिट साइन था। हाँ, जहाँ से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोजिट था, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की साइड में ही होगा, जो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हाँ, तो फिर अप्लाइड इनके सेम डायरेक्शन में होगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जो पहले वाले थे वो कहाँ जा रहे थे, स्ट्रोंगर से वीकर में जा रहे थे, क्यों, स्ट्रोंगर वाला ज्यादा रिपेल कर रहा था, है, और वीकर वाला ज्यादा कम रिपेल कर रहा था। अभी ये कहाँ से जाएंगे, ये वीकर से स्ट्रोंगर में जाएंगे, क्योंकि स्ट्रोंगर वाला जो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है ना। जो मतलब डायमैग्नेटिक को तो दूर भगाता है, रिपेल करते हैं बार वाला मैग्नेटिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक को अपनी तरफ खींचता है। तो ये मतलब स्ट्रोंगर पार्ट, वीकर पार्ट से स्ट्रोंगर पार्ट में ये मूव करेगा। द मैग्नेटिज्म एग्जिबिट बाय दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। अब ये इनके कुछ एग्जांपल होते हैं, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये आपने देख लेना है कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो इनमें क्या जो एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, इसमें क्या है, इन पैरामैग्नेटिज्म ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम आर ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट ईच एटम हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर एक एटम में, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा ही होगा, है, लेकिन जो है जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जो हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है इनका वो रैंडमली अरेंज होगा ना, किसी का इधर है, किसी का इधर है ना, और किसी का इधर है, ऐसे तो ऐसे अरेंज होगा। लेकिन जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मतलब एक ऐसे अरेंज में, जैसे ये अरेंज होगी ना, सारे एक डायरेक्शन में ऐसे अरेंज हो जाएंगे जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मतलब लगाएंगे। तो लिख रखा है ना, प्लेस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जहाँ से जिस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड में इनका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा। However, the degree of alignment depend directly on the strength of external magnetic field। तो मतलब जितना ज़्यादा, मान लो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने वो उसी के डायरेक्शन में होंगे ना, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही जो सारे हैं, सारे जो इनका हर एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। और वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जो काइनेटिक मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, तो इधर में रैंडमनेस ज़्यादा होगी, है ना, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतने वो इधर उधर बिखरे होंगे। When the paramagnetic is removed from magnetic field, तो फिर क्या है, जो मतलब अगर ये तो हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तब तो ये सारे एक डायरेक्शन में हो गए, लेकिन जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो ये सारे ऐसे रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, है ना। तो फिर क्या है, इनको हम मतलब जब तक तो मैग्नेटिक फील्ड है तब तक तो ये है इनका कुछ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो इनकी खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से क्या हम इनको एक परमानेंट मैग्नेट की तरह नहीं काम कर मतलब यूज नहीं कर सकते इनका। इसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल मतलब डायमैग्नेटिक के उल्टी होती हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था। फिर इसके अगर ये जैसे अगर हम मतलब ये कोई पैरामैग्नेटिक लिक्विड है ये पूरा, अगर इसको हम ऐसे कोई मैग्नेट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने मैग्नेट लगा दिया, तो फिर क्या होगा, जो मतलब जो ये तो क्या करेगा, जो अपना मतलब
ये अपनी तरफ खींचेगा ना, क्योंकि मतलब ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जो डायमैग्नेटिक थे वो रिपेल होते थे और ये अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर क्या होगा, जो लिक्विड है, अगर जैसे इस लेवल पे थे पहले, मतलब ये लेवल है, यहाँ पे थे पहले दोनों लिक्विड, जब तक हमने कोई मैग्नेट नहीं लगाया था। लेकिन जब हम मैग्नेट लगा देंगे तो मैग्नेट इस लिक्विड को अपनी तरफ खींचेगी, तो यहाँ पे अपनी तरफ खींच लेगी, तो इधर से तो नीचे हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे इस साइड ज़्यादा हो जाएगा, तो इस साइड ऊपर चढ़ जाएगा और इस साइड जो है नीचे रह जाएगा। तो मतलब अगर यूट्यूब, अगर ये ऐसा, तो इसको बोलते हैं यूट्यूब, है ना, मतलब यू टाइप की शेप है ना इसकी ट्यूब की, इसको यूट्यूब बोलते हैं। इन द इफ ए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टू द पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन वन आर्म ऑफ यूट्यूब, द लिक्विड लेवल इन दैट आर्म इज राइज, है ना, जिस जिस आर्म में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसमें उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। If paramagnetic gas is introduced between pole of magnet, it's spread in the direction of magnetic field, है ना। ये मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींच रहा, तो वो जो गैस है, अगर गैस की फॉर्म में है कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मतलब फ्लो करने लग जाएगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनकी पॉजिटिव होती है और स्मॉल होती है। मतलब पॉजिटिव कैसे होती है, अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो इसके में अंदर से पास होंगी। डायमैग्नेटिक में तो क्या था, उससे दूर रिपेल हो रही थी, है ना। और ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, क्योंकि जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उनमें रैंडमनेस बढ़ जाएगी और जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में अलाइनमेंट थी उनकी वो कम हो जाएगी। फिर अगला आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सिस्टम। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, तो फिर जैसे पैरामैग्नेटिक में देखा हमने, कुछ है मतलब उनके रैंडम अरेंजमेंट थी, कुछ इधर थे कुछ इधर थे कुछ इधर थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो जिनके डायरेक्शन या अलाइनमेंट सेम है ना, मान लो इस डायरेक्शन में है, कई है एटम है जिनमें जिनकी इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, तो वो सारे इकट्ठे होकर एक डोमेन बना लेंगे, है ना। जिनकी अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में है वो सारे इकट्ठे होकर एक डोमेन बना लेंगे। डोमेन बना लेंगे तो फिर उसमें क्या हो रहा था कि भाई मान लो पैरामैग्नेटिक में तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था वो एक एटम की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, और इसमें क्या है, सारे जो एक जैसे थे वो इकट्ठे हो गए, तो सारे इकट्ठे होके एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो फिर जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ना। तो फिर इसकी वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के कंपैरिजन में। Those substances which are strongly magnetized in the external magnetic field in the same direction of external applied field। हाँ देखो, वैसे तो पैरामैग्नेटिक भी मैग्नेटाइज हो रहे थे और उसी डायरेक्शन में हो रहे थे जहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन वो वीकली मैग्नेटाइज हो रहे थे। ये जो है स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होंगे, and retain its magnetic movement even after the removal of external field called ferromagnetic substance। तो इनमें क्या है, उनमें तो क्या था, जब हम जो मैग्नेटिक फील्ड था बाहर से वो उसको हटा देते थे तो उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो जाती थी। लेकिन इनमें क्या है, जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेंगे, हैं। और अगला, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म एग्जिबिट बाय दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। तो मतलब इसमें क्या, मतलब वैसे का वैसा पैरामैग्नेटिज्म जैसा है, लेकिन जो भी उनका फील्ड था वो वीक प्रोड्यूस हो रहा था, और इनका जो हर चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इनकी इस केस में क्या होगा, मतलब जो स्पेशल केस होता है पैरामैग्नेटिज्म का, इस केस में कि जैसे डोमेन बन गया ना, ये वाले डोमेन है, तो इसमें क्या, जिनकी अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में थी वो जैसे ये थे, जैसे मतलब इसमें तो देखो एक तो इधर है, मतलब इस इधर तो अलग अलग एटम दिखा रखे हैं, जैसे इसकी डायरेक्शन इधर है और जो और कोई भी होगा जिसकी जैसे इसकी भी इधर ही है, तो फिर जो जिसकी एक साइड में है तो वो सारे अरेंज होके ऐसे डोमेन बना लेंगे। तो इनमें डोमेन बना लिया इन्होंने, इधर अलग अलग एटम थे, इधर इन्होंने डोमेन बना लिया। फिर जब हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे ये,
फिर एक डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे तो उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इनका भी जो बार बार मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में होगा। हाँ, ये आप पढ़ के देखना, इसमें वही बात लिखी हुई है कि डोमेन कैसे बनता है। और ये वाला जो परमानेंट अलाइनमेंट होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स इज नोन एज एक्सचेंज कपलिंग। जो इनकी अलाइनमेंट होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पैरामैग्नेटिक के कंपैरिजन में। किसकी वजह से होती है? एक्सचेंज कपलिंग की वजह से होती है। एक्सचेंज कपलिंग कैसे? क्या जो डोमेन बना है वो कई एटम से मिलके बना है ना, कई एटम से मिलके बना जो जैसे यहाँ पे है, लेकिन जिनकी सेम अलाइनमेंट है। तो फिर क्या होगा, जो सेम अलाइनमेंट है ना, तो जो एक एटम है वो दूसरे को रिप्लेस करता रहेगा और दूसरा उसकी जगह आ जाएगा, वो पहले वाले की जगह हो जाएगा। तो इस ऐसे इनके दोनों के बीच में एक्सचेंज होता रहेगा। जो भी है मतलब जितने भी आइटम है किसी भी डोमेन में, तो उनके बीच में ऐसे एक्सचेंज होता रहेगा। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज होता है उतनी वो चीज़ स्टेबल होती है ना। जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ही वो मतलब स्टेबल होगा और उनके बीच में जो है फोर्स अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स होगा और उसको बोलेंगे हम एक्सचेंज कपलिंग। तो जो परमानेंट अलाइनमेंट किसकी वजह से होती है? एक्सचेंज कपलिंग की वजह से होती है। लेकिन फिर क्या होता है, हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाइल दिस डोमेन हैव रैंडम ओरिएंटेशन हेंस दे मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। लेकिन जब भी हम पहले ये तो अरेंज हो गया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही हम हटा देंगे बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को वो जीरो हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्या होता है फिर इनके एक कंसेप्ट होता है इनमें डोमेन ग्रोथ का, डोमेन ग्रोथ। तो इसमें क्या होगा, when the fermentation substance is subjected to external magnetic field, each domain experiences a torque, and as a result of this, some of the rapidly rotate and remain aligned parallel to the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, जो ये क्या बोला, जैसे हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो उनमें एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक टाइप से फोर्स को ही बोलते हैं। जब फोर्स ऐसे सर्कुलर पाथ में लगता है तो उसको हम टॉर्क बोल देते हैं। तो इसको मतलब ये इस टाइप से अरेंज था वो कोई भी आइटम का मैग्नेटिक मोमेंट, फिर हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसके में घूम जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा वो ना, घूमेगा ना, तो घूमने की वजह से जो फोर्स लगता है उसको, जो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क लगेगा वो, इसको बोलेंगे हम डोमेन रोटेशन और फ्लिपिंग। फिर क्या होगा, एज द एट ए टाइम दोज डोमेन whose magnetic axes are nearly in the line with external magnetic field grow in the size at the cost of neighboring domains। हाँ, जो मतलब जिनके जो मतलब ये नहीं होगा कि भाई सारे इक्वली अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की मतलब डायरेक्शन में। जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन में सारे अरेंज नहीं होंगे, मतलब इक्वली अरेंज नहीं होंगे। कुछ तो होंगे बिल्कुल उसके डायरेक्शन में सीधे अरेंज हो जाएंगे, कुछ होगा भाई मतलब घूम के, लेकिन थोड़े से ऐसे टिल्टेड रहेंगे ना। तो फिर क्या करेगा, जो डायरेक्ट बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, तो वो वाले डोमेन साइड वाले डोमेन को अपने अंदर मिला लेंगे। जो बिल्कुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो साइड वाले को अपने अंदर मिला लेंगे और उसके अलाइनमेंट भी अपने जैसी बिल्कुल सीधी कर देंगे। तो फिर इस प्रोसेस को बोलेंगे डोमेन ग्रोथ। डोमेन ग्रोथ मतलब जो डोमेन था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो उसकी ग्रोथ हो रही है, वो साइड वाले को वो अपने अंदर मिला रहा है। As the strength of external magnetic field increase, more and more domain flip and align the direction of magnetic field. Finally, at a certain age, practically all domain get aligned in the direction of magnetic field. This is known as magnetic saturation. फिर ऐसे डोमेन ग्रोथ होते होते जो सारे जो है उनका सारों का एक ही डोमेन बन जाएगा और सारे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे अरेंज हो जाएंगे। जब सारे अरेंज हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक सैचुरेशन। एट दिस स्टेज ferromagnetic behave as a permanent magnet and it retains its magnetic property called residual magnetism even if the external magnetic field is removed। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, तो मतलब उनकी जो सारे इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे वो परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देंगे। परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देंगे। और फिर अगर हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देंगे तो भी जो है वो मैग्नेट की तरह काम करते रहेंगे।
हाँ, तो फिर इस केस में जो होता है फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो परमानेंट मैग्नेटिज्म की तरह काम करते हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रखी हैं। दीज आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, लार्ज नंबर ऑफ डोमेन, ना डोमेन से मिलके बने होते हैं। डोमेन में क्या होता है, जो सेम अलाइनमेंट वाले एटम होते हैं। द एटॉमिक मैग्नेट इन वन डोमेन आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन इज नोन एज कपलिंग एक्सचेंज। ये जो हमने पढ़ा था वही है। दे डू नॉट लॉस मैग्नेटिज्म इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे हिटेड अबव द एक्यूरेट टेम्परेचर दे बिकम द पैरामैग्नेटिक। हाँ, तो मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं एक टेम्परेचर से नीचे शो करते हैं। अगर टेम्परेचर उस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देख लिया था। और ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है इनकी, जो प्रॉपर्टी हैं सारी इनकी, जो मैग्नेटिक जो पैरामैग्नेटिक था बिल्कुल उसके जैसी होंगी लेकिन उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो फिर ये डोमेन के केस में पढ़ा हमने। फिर डोमेन का मतलब डोमेन के कंसेप्ट में तीनों होते हैं। फेरोमैग्नेटिक पढ़ लिया हमने जिसमें सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे। फेरोमैग्नेटिक का दिख रहा था एक बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, है ना। क्यूरी टेम्परेचर से नीचे जो है वो जो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था, क्यूरी टेम्परेचर से नीचे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जा रहा था। इसके एग्जांपल है जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल और ये CrO2, है ना। और ये इनके क्यूरी टेम्परेचर लिखे हुए हैं। जैसे जो आयरन जब 1043 से नीचे होगा तो वो फेरोमैग्नेटिक की तरह काम करेगा, लेकिन 1043 से ऊपर हो जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। और ऐसे ही है फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा, बल्कि भाई कुछ की अलाइनमेंट तो मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की साइड में होगी और कुछ की उसकी अपोजिट साइड में होगी, जो डोमेन होंगे उनकी। तो और इसके एग्जांपल जैसे Fe3O4, जो Fe3O4 का दो पार्ट में होता है, FeO और Fe2O3। ये पूरा दो पार्ट में होता है। दो तो एटम होते हैं Fe3 के। Fe3 के एटम होते हैं वो दोनों मतलब इनके जो डोमेन बनते हैं, इसके डोमेन बनेंगे और इसके डोमेन बनेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इक्वल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों Fe3 में। और जो इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट भी हो सकती है ना, दोनों Fe3 की, इसमें ऊपर हो सकती है और इसमें नीचे हो सकते हैं। तो ये Fe3 वाले तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन इस चार की वजह से हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है, जो मतलब ये तो पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये तो एक टाइप से मतलब Fe3 वाले तो पेयर्ड हो गए तो एक टाइप से डायमैग्नेटिक की तरह काम करेंगे, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट में होंगे। लेकिन जो Fe2 वाले पैरामैग्नेटिक की तरह काम करेंगे, मतलब जिस साइड में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड में ये खुद को अरेंज कर लेंगे। तो ये होता है। और ये भी क्यूरी टेम्परेचर से नीचे जो होता है फेरीमैग्नेटिक होता है और उससे ऊपर जो है पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अगला है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, जो सारे डोमेन है वो मतलब इक्वल नहीं होंगे, मतलब आधे सेम साइड में होंगे और आधे उसकी दूसरी साइड में होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ना। कुछ ऐसे सीधे हैं, कुछ उसके अपोजिट है। तो मतलब ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये होते हैं एक नील टेम्परेचर बोला जाता है। नील टेम्परेचर से नीचे तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह काम करेंगे और नील टेम्परेचर से ऊपर वो पैरामैग्नेटिक की तरह काम करेंगे। और जो इनके एंटी फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल होते हैं, ये होते हैं MnO, FeO और कोई ये कोबाल्ट के ऑक्साइड और ये होते हैं। मतलब मेन तो आपने जो 3 एक्सप्लेन करना होते हैं, मतलब फिर उसके बाद मतलब फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक को मतलब इनके बेस पे ही मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इनमें डोमेन बना था और इनकी डायरेक्शन क्या क्या होती है। तो ठीक है, हमने इस लेक्चर में देखा कि टाइप ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।